Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about GERD, gastroesophageal reflux disease, and in my previous video, I have explained about esophageal varices in detail. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. So GERD क्या होती है? It is a condition in which the lower esophageal sphincter or cardiac sphincter is not able to close. So GERD के अंदर क्या होता है, जो lower esophageal sphincter होता है जिसको कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, ठीक है, वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द गैस्ट्रिक कंटेंट गेट रिफ्लक्स और बैक फ्लो टूवर्ड्स द ईसोफेगस लीड्स टू म्यूकोसल सेल डैमेज. सो अगर जो कार्डियक स्पिंचर होगा या जिसको ईसोफेजियल स्पिंचर कहते हैं वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, जो स्टमक में जो कंटेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्टमक में तो HCl भी होता है, तो क्या होगा, उसका रिफ्लक्स बैक होगा, बैक फ्लो होगा, उसका ईसोफेगस की तरफ बैक फ्लो होगा, स्टमक से वो ईसोफेगस की तरफ जाएगा. नाउ जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है जिसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होता है. अब एसिडिक इन नेचर होता है ये, तो इसका बैक फ्लो होगा ईसोफेगस में, तो क्या होगा, जो म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ईसोफेगस के जो म्यूकोसल सेल होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है. तो GERD के अंदर जो बैक फ्लो होगा गैस्ट्रिक कंटेंट का, जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि HCl में रिच होता है, उसका बैक फ्लो हो जाएगा ईसोफेगस की तरफ, तो ईसोफेगस के जो म्यूकोसल सेल होंगे वो डैमेज हो जाएंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ GERD. सो GERD के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ इनकम्पिटेंट लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर. अगर जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर है वो इनकम्पिटेंट है, हो गया हो, ठीक है, अगर इनकम्पिटेंट हो गया, कैसे, ओबेसिटी के टाइम पर, प्रेगनेंसी और असाइटिस. असाइटिस मीन्स जब एबनॉर्मल अमाउंट में जो फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन हो जाता है बॉडी में, ये तब अक्कर होता है. सो ओबेसिटी के अंदर मोस्टली जो केसेस में देखने को मिलता है कि जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर होता है वो वीक हो जाता है, इनकम्पिटेंट हो जाता है. एंड प्रेगनेंसी के अंदर एंड एसाइटिस के अंदर भी, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है. इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो डायफ्राम होगा वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड डायफ्राम मसल विल नॉट परफॉर्म फंक्शनिंग इन क्लोजर ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर. सो स्पिंचर रिलैक्स हो जाएगा. सो जो डायफ्राम की जो मसल होती हैं वो हेल्प करती है, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर है उसको क्लोज करने में. नाउ अब जो डायफ्राम होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, तो क्या होगा, जो डायफ्राम की मसल होगी वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, वो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर को क्लोज करने में अपना जो फंक्शन होगा वो प्ले नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो स्पिंचर होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से क्लोज नहीं होगा. नाउ अब जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर जिसको कार्डियक स्पिंचर भी कहते हैं वो अच्छे से क्लोज नहीं होगा, तो बैक फ्लो देखने को मिलेगा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका. देयर आर ऑल्सो सम अदर कॉजेज ऑफ GERD, जैसे सेकेंड वन इज़ ओवर ईटिंग हो गया, थर्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस. सो जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है स्टमक का, जब वो नैरो हो जाता है, ठीक है, तब भी ये हो सकता है. नैरो हो गया तो फूड आगे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जाएगा तो फूड का बैक फ्लो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये नैरो स्टेनोसिस हो सकता है. नेक्स्ट हाइटल हर्निया. सो हाइटल हर्निया की वजह से भी हो सकता है. सो हाइटल हर्निया क्या होता है, इसके अंदर जो स्टमक होता है उसका प्रोट्रूशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो मसल्स होती है वीक हो जाती है और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ये तब देखने को मिलता है. हाइटल हर्निया को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. एंड फिफ्थ वन इज़ मोटिलिटी डिसऑर्डर. कोई भी मोटिलिटी डिसऑर्डर हो गया तो उस वजह से हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एल्कोहल. सो जो एल्कोहल होती है क्या करती है, सो एल्कोहल की वजह से जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर होता है वो रिलैक्स हो जाता है. एल्कोहल लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर को रिलैक्स कर देती है,
ठीक है। नाउ अब रिलैक्स हो जाएगा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो बैक फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, स्टमक का कंटेंट होगा, उसका बैक फ्लो होगा। तो बैक फ्लो होकर वो ईसोफेगस की तरफ जाएगा, तो ईसोफेगस में जो भी म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होंगे उनको वो डैमेज कर देगा, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए जो म्यूकोसल सेल होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ GERD। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, ड्यू टू कॉजेज़ की वजह से, जैसे कॉजेज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे इनकम्पिटेंट लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, या ओबिसिटी हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होगा, इनकम्पिटेंट ईसोफेजियल स्फिंक्टर मीन्स रिलैक्स हो जाएगा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उससे क्या होगा, ड्यू टू विच गैस्ट्रिक एसिड बैक फ्लो, जो गैस्ट्रिक एसिड होगा उसका बैक फ्लो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डैमेज द म्यूकोसल सेल। नाउ जो ईसोफेगस के अंदर जो म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ म्यूकोसल सेल डैमेज हो गई तो क्या होगा, मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा ईसोफेजियल सेल का। सो मेटाप्लेजिया क्या होता है, जो मेटाप्लेजिया होता है ये कैंसरस कंडीशन होती है। ठीक है, बट ये रिवर्सिबल होती है, इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। इसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस लाइनिंग होती है वो चेंज हो जाती है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, सो मेटाप्लेजिया हो जाएगा ईसोफेजियल सेल का, तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बैरेट ईसोफेगस। ठीक है, सो बैरेट ईसोफेगस कहेंगे इसको देन, जिसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी वो चेंज हो जाएगी सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, नाउ इसमें रिस्क रहता है ईसोफेजियल कैंसर का। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ GERD। सो GERD के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, मीन्स डिस्पेप्सिया होता है इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। सेकंड, पायरोसिस देखने को मिलेगा। सो पायरोसिस क्या होता है, हर्ट बर्न। ठीक है, नेक्स्ट, ओडिनोफेजिया देखने को मिलेगा। ओडिनोफेजिया में पेनफुल स्वेलोइंग होती है, स्वेलोइंग के टाइम पर पेन होता है पेशेंट को। नेक्स्ट, वाटर ब्रश। सो वाटर ब्रश क्या होता है, जब एसिडिक कंटेंट का रीगर्जिकेट हो जाता है माउथ के अंदर, जब जो एसिडिक कंटेंट है जब उसका बैक फ्लो होता है और वो ईसोफेगस से होते हुए माउथ में भी उसका आ जाता है, वो माउथ में भी रीगर्जिकेट होके आ जाता है, तो उसको कहते हैं वाटर ब्रश। नेक्स्ट इज सोर टेस्ट टू माउथ। सो सोर टेस्ट होगा माउथ का, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगा, मीन्स ब्लड देखने को मिलेगा वॉमिटिंग में, मेलेना देखने को मिलेगा। सो मेलेना होता है ये स्टूल के अंदर, इसमें ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, अपर GI का जो ब्लड होता है वो देखने को मिलता है मेलेना के अंदर, ये अकल्ट ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्चिंग देखने को मिलेगी, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी स्वेलोइंग में। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं GERD के अंदर, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर। सो जो एंडोस्कोपी होता है वो कन्फर्मेटरी होता है। ठीक है, कन्फर्मेटरी होता है डायग्नोस करने के लिए GERD को। एंडोस्कोपी में क्या होता है, जो GERD के अंदर एंडोस्कोपी में क्या होता है, इसके अंदर ये विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर विजुअलाइज किया जाता है ईसोफेगस को, एंडोस्कोप को इसके अंदर पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड इसके अंदर लाइट और कैमरा भी होते हैं एंडोस्कोप में, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके थ्रू विजुअलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बैरियम स्वेलो। सो बैरियम स्वेलो दिया जा सकता है पेशेंट को, एक सॉल्यूशन होता है बैरियम जो कि पेशेंट को दिया जाता है ड्रिंक करने के लिए, ये कोट कर देगा ईसोफेगस को। ठीक है, जिससे एंड उसके बाद एक्सरे लिए जाएंगे, एक्सरे लिए जाते हैं बैरियम सॉल्यूशन देने के बाद पेशेंट को पिलाने के बाद। ठीक है, ताकि प्रॉपर डायग्नोस किया जा सके। नेक्स्ट, CT स्कैन किया जा सकता है, देन ईसोफेजियल बायोप्सी। एंड इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एक GERD के अंदर, वो होता है 24 आवर pH मॉनिटरिंग। ठीक है, 24 आवर pH मॉनिटरिंग की जाती है इसको डायग्नोस करने के लिए। लास्ट वन इज़ ईसोफेजियल मैनोमेट्री। सो ईसोफेजियल मैनोमेट्री क्या होता है, ईसोफेजियल मैनोमेट्री क्या होता है, इसके अंदर कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ताकि जो ईसोफेगस की जो मसल है उनका जो प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, सो ईसोफेजियल मैनोमेट्री में प्रेशर को मेज़र किया जाता है।
सो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थी जो किए जाते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं GERD को। सो फर्स्ट एंटासिड दिए जा सकते हैं पेशेंट को, ठीक। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे, जैसे एंटासिड, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एंड इसके अंदर अवॉइड करना होता है एंटी कोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग देना होता है पेशेंट को, बिकॉज जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज़ कर देंगी, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एंड कोलिनर्जिक ड्रग देना है इसके अंदर। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी दी जाएगी पेशेंट को। सो इसके अंदर रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, जिसमें हेड अप होते हैं एंड जो लेग होते हैं पेशेंट के वो डाउन होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोकाइनेटिक ड्रग दी जाएगी। प्रोकाइनेटिक ड्रग में जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड हो गया, मेटोक्लोप्रोमाइड का क्या फंक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा इसका, ये जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा उसको इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से जो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी, ठीक है, जो गैस्ट्रिक का कंटेंट होगा उसका जल्दी एम्प्टी होगा वो। नेक्स्ट गाबा अगोनिस्ट दिए जाते हैं इसके अंदर, जैसे बैक्लोफिन हो गई। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है इसके अंदर। फर्स्ट इज़ कीप पेशेंट NPO। सो पेशेंट को NPO रखना है, नथिंग पर ओरल, कुछ भी नहीं खिलाना, पेशेंट को NPO रख देना है। टेल द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल, स्पाइसी फूड, गैस्ट्रिक इरिटेंट। पेशेंट को कहना है कि उसको अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है एंड जो गैस्ट्रिक इरिटेंट होंगे उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट टेल द पेशेंट टू सिट एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर टेकिंग मील। पेशेंट को कहना कि खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए उसको बैठना है, ठीक है, लेटना नहीं। अगर लेटेगा तो क्या होगा, जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक एम्प्टी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी और बैक फ्लो होगा वो फूड। तो पेशेंट को कहना कि कम से कम 30 मिनट के लिए बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट, टेल द पेशेंट टू टेक 2 to 3 पिलोज और एलिवेट द हेड एंड ड्यूरिंग नाइट। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि रात को सोते टाइम उसको दो या 2 से 3 पिलो लेने हैं एंड उन पिलो को लेकर क्या करना है, जो हेड होगा उसको एलिवेट करना है पिलो की हेल्प से, ठीक है, नाइट टाइम पे। एट लास्ट टेल द पेशेंट टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। पेशेंट को कहना एकदम से लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को कंज्यूम नहीं करना, ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है स्मॉल इंटरवल में। एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट लेना है, ठीक है, हाई फाइबर वाली डाइट लेना है, हाई कार्ब्स वाली डाइट लेना है, प्रोटीन वाली, बट जो फैट होनी चाहिए पेशेंट के फूड में वो कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टडी अबाउट हाइटल हर्निया in detail, and that's it for today. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.